सो गाइस हेलो। और आज हम लोग अपना बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारे जेई मेंस के लिहाज से तो नहीं पर एडवांस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेटलर्जी चैप्टर का ये टॉपिक है हमारा। इसको हम कहते हैं एलिंगम डायग्राम। और ये डायग्राम ऐसा होता है ना कि ये एनसीईआरटी में आपको इसमें मिलेंगे, इसके एनसीईआरटी में टॉपिक पे मिलेगा। ये एनसीईआरटी में इसको उतना अच्छे समझाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद अपने सारे PYQs लगाओगे एलिंगम डायग्राम के, जे एडवांस तक के क्वेश्चन लगाओगे तो तभी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी हो, एक सेकेंड मैं देख के बताता हूँ किस तरह के होते हैं ये डायग्राम। एनसीईआरटी पता नहीं कहाँ चली गई एनसीईआरटी। ये तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो हमारे होते हैं ये हमारे एलिंगम डायग्राम होते हैं। बेसिकली पेज नंबर देख सकते हो मेरी 155 पे। ये आपका एलिंगम डायग्राम होता है एक, लेकिन इसको इसने इस तरह समझाया है कि ये आपके कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर करा पाएगा। तो मैं इसको समझाता हूँ कि ये बेसिकली क्या डायग्राम कहता है। तो अगर आप एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हम लोग एक बेसिक सा रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं एलिंगम डायग्राम का। तो एक रफ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ बनेगा और आप देख रहे होगे ऐसे लाइन गई होगी। एक हमारी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मान लेते हैं, एक हमारी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेट से एक इसी तरह की ऐसी लाइन मान लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल है, सारी केसेस हाइपोथेटिकल हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेगी अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो एलिंगम डायग्राम जो भी हम बनाते हैं वो हमारा होता है डेल्टा जी और टेम्परेचर, डेल्टा टी कह सकते हो इसके बीच में, टी कह लो चाहे डेल्टा टी कह लो। और जानते हो ये जीरो नहीं होता, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कोई निगेटिव वैल्यू से ही चालू होगा। जैसे -1100, -1000, फिर धीरे 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 कहीं ऊपर जाके जीरो होगा। इस तरह का ग्राफ ये होता है। तो बात समझो, एलिंगम डायग्राम में हम क्या क्या करते हैं। देखो जैसे मान लो लेट से मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुमने पढ़ा होगा डेल्टा जी रिएक्शन जो होता है वो डेल्टा एच रिएक्शन -T इंटू डेल्टा एस रिएक्शन के बराबर होता है। तो अगर इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, y बराबर -Tx प्लस C, यानी कि ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि जो भी तुम्हारा डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होगा, हाँ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होगा, एक सेकेंड, वो तुम्हारा कुछ भी ग्राफ हो सकता है। वो एक y बराबर mx लाइन होगी जिसकी स्लोप जो होगी, यानी कि अगर ये थीटा है, tan थीटा बराबर होगा माइनस ऑफ डेल्टा एस यानी तुम्हारी एंट्रोपी के, और जो तुम्हारा ये इंटरसेप्ट होगा ये तुम्हारा डेल्टा एच रिएक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ तक बातें तुम्हें समझ आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर है। आप इसको इरेज करते हैं और आगे चीज़ें समझते हैं कि और क्या हो रहा है। देखो मैं तुम्हें और ध्यान से समझाता हूँ इसको, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। यो बात को समझो। लेट से हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है। लेट से हमारे पास रिएक्शन है Zn प्लस 1/2O2 गिव्स ZnO। Zn सॉलिड होगा, ये एक गैस होगी और ये एक सॉलिड होगा। ये समझ आ रहा है बात को। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा एस लिखूं तो डेल्टा एस इस रिएक्शन का निगेटिव होगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट सॉलिड और ये गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। इस रिएक्शन का अगर मैं डेल्टा एच करूं तो ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा एच निगेटिव आता है, इतना तुम्हें पता होगा। इसीलिए ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा एच निगेटिव होता है। इसीलिए तुम एनसीईआरटी में देखोगे हाँ
डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादातर रिएक्शंस का जो डेल्टा एच है वो आपका निगेटिव है, लेकिन उसने ऐसे ही बनाया ही है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ बनेगा तो तुम कहोगे ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो एनसीईआरटी में तो सारे ग्राफ तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट के दिए गए हैं, बस उन्हें दिखाया बड़े अलग तरीके से है क्योंकि उसने ये जो पूरा है ये पूरा एक्सिस ऊपर का निगेटिव बना दिया है उसने। तो वहाँ से तुम ये समझ सकते हो कि उसने डेल्टा एच को पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना दिया है, लेकिन डेल्टा एच एक्चुअली में सबके हैं निगेटिव इंटरसेप्ट। तो डेल्टा एच मतलब होता पॉजिटिव है, लेकिन तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना कि एनसीईआरटी में जो वैसा ग्राफ बना वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं तुम्हें दिखा रहा है, वो तुम्हें ये दिखा रहा है, वो तुम्हें मतलब एक जनरल ग्राफ बना के दिया गया है। तो डेल्टा एच सबका ज़्यादातर निगेटिव ही होता है। तो आओ देखें, अब बात को समझो, बात क्या समझो तुम, कि अगर तुम्हें इस तरह की चीज़ें पता चल गई, तो अगर तुम्हें अब इस रिएक्शन के लिए तुम्हें मतलब ग्राफ प्लॉट करना हो डेल्टा जी और टेम्परेचर का, तो तुम्हारा क्या होगा। मान लो तुम्हारा डेल्टा एच निगेटिव है, चलो अच्छा एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, हाँ डेल्टा एच तुम्हारा निगेटिव है और तुम्हारा डेल्टा एच जो है वो भी निगेटिव, मतलब स्लोप भी निगेटिव है, इंटरसेप्ट भी निगेटिव है। तो तुम्हारा ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, स्लोप भी निगेटिव जा रही है, इंटरसेप्ट भी निगेटिव जा रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ तुम्हारे पास आएगा, समझे। और अगर मैं माइनस ऑफ डेल्टा जी निकालूँ, माइनस ऑफ डेल्टा जी, तो इसी मतलब इसी का मतलब मिरर इमेज अगर ले लें तब तुम्हें एनसीईआरटी वाले सारे ग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसका माइनस ले लूँ, माइनस ऑफ डेल्टा जी का ग्राफ बना दूँ, तो ये सब होता है, मतलब इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। एलिंगम वैसे ये सब ग्राफ कंस्ट्रक्शन तो तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे कुछ बहुत ही बेहद सवाल पूछ, आसान सब अच्छे सवाल पूछेगा। देखो अच्छे सवाल का मतलब ये पूछेगा कि जैसे मान लो किसी दो ग्राफ्स तुमको बना के उसने दे दिए, लेट्स से उसने एक ग्राफ बना के दे दिया, ये एक ग्राफ उसने बना के दे दिया, ये इसको मान लो नाम दिया ए, इसको मान लो नाम दिया बी। अब वो तुमसे पूछ सकता है कि फाइंड बिटवीन ए एंड बी। तो अब तुम्हें अगर रिलेशन निकालना है दोनों की इंट्रॉपीज के बीच में, तो देखो ए का जो स्लोप है और बी का जो स्लोप है, तुम इसको कंपेयर करके इन दोनों के बीच का एंट्रोपी का रिलेशन यहाँ पे आराम से फाइंड कर सकते हो। जिसकी स्लोप ज़्यादा निगेटिव होगी उसकी उतनी ही एंट्रोपी जो होगी वो निगेटिव होती जाएगी, और जिसकी स्लोप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही पॉजिटिव होती जाएगी। लेकिन मेटल्स के केस में ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मतलब अच्छा उस पॉइंट पे बाद आएंगे, मेटल्स के केस में ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता कि आपकी एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव आ रही हो। तो फिर किस केस में हमें देखने को मिलेगा कि एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, बहुत ही फेमस केस में, और वो फेमस केस होता है कार्बन का कन्वर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब क्यों उसमें पॉजिटिव दिखाता हूँ उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। कार्बन जब ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड का कन्वर्जन कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक सॉलिड है, ये एक गैस है, और ये क्या है, ये भी एक गैस है। तो अब जरा बैलेंसिंग करो, तो दो कार्बन दो, ये बैलेंसिंग, तो उधर साइड तुम्हारे पास दो गैस के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इसका रिएक्शन का डेल्टा एस जो तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए इसका ग्राफ एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दिया है, और इसीलिए कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट 3-4 पूछ लिए जाते हैं ग्राफ ऐसे वैसे देके, और पूछ लिया जाता है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ बताओ, तो तुम्हें इस वाले पे टिक करना है, समझे। ये लॉजिक होता है इस रिएक्शन का, तो यही मैं समझाना चाहता था। ओके भाई, अब ये सब समझा दिया, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें समझो एलिंगम डायग्राम के बारे में। एलिंगम डायग्राम का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ये रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करता है, थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स से डिस्कस करता है। इसका रिएक्शन की रेट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो, ये कंसीडर करता है कि रिएक्शन आर एट इक्विलिब्रियम,
रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में होंगी। अब एक बात समझो, देखो जैसे तुम एनसीईआरटी का ग्राफ देखो तो उसमें एक जगह होगा -1100, फिर एक जगह होगा -1000, फिर एक जगह होगा -900, और जो ग्राफ होंगे वो लेट से ऐसे करके ऐसे बने होंगे। और इधर तुम्हें डेल्टा जी दिया है, तो तुम यहाँ से कुछ प्रिडिक्ट करो। देखो जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेट से ये T1 टेम्परेचर था, ये एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होगा तुम्हारा, और ये एक T3 टेम्परेचर होगा, और ये रिएक्शन मान लो Zn प्लस 1/2 O2 गिव्स ZnO की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में एक चीज तुम देखो, जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट जो है ना, ये मतलब तुम्हें क्या बता रहा है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हारी डेल्टा जी पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब इसके बनने की जो फिजिबिलिटी है वो घटती जा रही है। इसको अपने शब्दों में लिख लेना कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो मतलब रिएक्शन का, वैसे वैसे ऑक्साइड के बनने की फिजिबिलिटी घटती है। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज, ये हमें एलिंगम डायग्राम से पता चलता है। अब ये T2 टेम्परेचर क्या था, देखो T2 टेम्परेचर पे क्या चीज़ हुई है, T2 टेम्परेचर पे आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं देखने को। T2 टेम्परेचर को अगर आप ध्यान से देखो तो T2 टेम्परेचर पे एकदम से आपकी स्लोप बढ़ गई है, ये थीटा जो है वो बढ़ गया। बढ़ा क्यों है, सबसे पहले ये समझो T2 टेम्परेचर आपको बताता क्या है। T2 टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें तो T2 टेम्परेचर, देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि पहली चीज़ क्या है कि सडन इंक्रीज इन स्लोप shows melting point of metal and that melting point, ठीक है, ये बात हरदम ध्यान रखना। अब सडन इंक्रीज क्यों होता है, देखो ये तो यार तुम वैसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ। देखो जैसे मानो मैं Zn का ही एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, पहले Zn सॉलिड से O2 लेके ZnO सॉलिड बना रहा था। जब आपने T2 टेम्परेचर पे, ये मान लो T1 की कहानी थी, तो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड पे कन्वर्ट हुआ और गैस भी सॉलिड में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ एंट्रोपी लेट से डेल्टा एस आई आपकी -x1। अब लेट से जिंक लिक्विड, फिर जब आपने T2 टेम्परेचर पे आया तो मेल्टिंग पॉइंट आ चुका था, तो अब जिंक लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो 1/2 O2, फिर वही सेम कहानी, ये O2 इसमें कन्वर्ट होगी, ये O2 इसमें कन्वर्ट होगी, लेकिन इसका जो डिफरेंस होगा और इसका जो डिफरेंस होगा एंट्रोपी का, वो इस बार लेट से डेल्टा एस इज इक्वल्स टू -x2। और एक बात समझो कि मॉड ऑफ x2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ x1 से, इसीलिए जो आपकी स्लोप आ रही थी वो एकदम से पॉजिटिव हो जाती है, समझे। स्लोप इसीलिए एकदम से मतलब पॉजिटिव हो जाती है, रीज़न उसका ये होता है, लिंगम डायग्राम में ये रीज़न होता है उसका कि मेल्टिंग पॉइंट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका सडन इंक्रीज आ जाता है स्लोप में। ठीक है, यहाँ तक बात कवर थी। अब हम लोग एकदम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, बस इसको समझने के बाद, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी को मैं समझाना भी चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ग्राफ की ज़रूरत भी लगेगी। देखो लास्ट टॉपिक क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर समझ आ गया तो आपका एलिंगम डायग्राम पढ़ना एकदम सफल हो जाएगा। लास्ट चीज़ हमसे क्या कहती है, लेट से मेरे पास एक ग्राफ था ऐसे ऐसे करके, दूसरा ग्राफ था ऐसे ऐसे करके, ये कुछ A प्लस O2 गिव्स AO2 दे रहा था, ये कुछ B प्लस O2 गिव्स BO2 दे रहा था। ठीक, अंडरस्टैंड। अब मैं एक हिंदी में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको तुम लोग ये समझ लो, पहले मैं सुनाता हूँ स्टेटमेंट क्या है। जिस मेटल का ग्राफ नीचे होगा, जिस मेटल का ग्राफ डाउन होगा वो ऊपर वाले मेटल के
ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं ए की रिएक्शन, ए को देखूं तो ए का ग्राफ नीचे है, इसका मतलब ए तुम्हारे BO2 को रिड्यूस करके बी में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इस टेम्परेचर के बाद में देखूं तो यहाँ ये बी मेटल जो है, बी मेटल तुम्हारे AO2 को रिड्यूस करके ए में कर देगा कन्वर्ट। इसको अपनी कॉपी में लिख भी लो कि जो मेटल नीचे होगा वो ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस करके उस मेटल में कन्वर्ट कर देगा। इसको 2-3 बार पढ़ो और समझो। अब ये हमारा पूरा एलिंगम डायग्राम की कहानी हो गई। अब एलिंगम डायग्राम में इसके बाहर तो कुछ नहीं आ सकता, बस तुम इसको रिवाइज करते रहो और समझते रहो तो तुम्हारा एलिंगम डायग्राम में मतलब पूरी ग्रिप जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हें दिक्कत भी नहीं आएगी एलिंगम डायग्राम में। तो अभी के लिए रखते हैं। थैंक यू।